हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है फिजियोलॉजी पर। फिजियोलॉजी में कल की क्लास में हमने देखा था पुरुष जनन अंग के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने वृषण के बारे में समझा था, शुक्र वाहिका के बारे में समझा था, अधिवृषण देखा था, शुक्राशय देखा था, ग्रंथियों के नाम सुने थे, हमने शिश्न के बारे में समझा था। तो कल की क्लास में हमने पुरुष जनन अंगों के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया था। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं स्त्री जनन अंगों के बारे में, यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हम उसके बारे में समझने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम होने की वजह से आपकी क्लासेस कुछ दिनों तक लगभग एक हफ्ते तक आपकी क्लास बहुत शॉर्ट आएगी, यानी कि 30 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हम थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन कंटिन्यू अपनी क्लास को रखेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ देखने वाले हैं स्त्री प्रजनन अंग के बारे में। उसके बाद हमारा ये फिजियोलॉजी समाप्त हो जाएगा। जो कुछ भी बचेंगे, 2-4 पॉइंट इधर उधर, हम उसको क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार हमारा ये फिजियोलॉजी समाप्त हो गया, उसके बाद हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले कल तो अभी आपकी जो आपने लास्ट वीक पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद हम संडे को मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं। मिक्स क्वेश्चन किसके? तो वो भी सिर्फ और सिर्फ आपके होंगे फिजियोलॉजी के। ठीक, उसके बाद देखेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो हम करेंगे प्रैक्टिस। अदरवाइज हमारी जो साइकिल चल रही है, जैसे हमने पहले स्टार्ट किया था एक्सटेंशन एजुकेशन, फिर हमने होम मैनेजमेंट पढ़ा, फिर हमने न्यूट्रिशन साइंस पढ़ा, साथ ही साथ हमने टेक्सटाइल चाइल्ड डेवलपमेंट को कवर अप किया। तो अगर आप कहेंगे तो हम प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज हम अपनी साइकिल को फिर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आज के अपने जो भी आज का हमारा पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं स्त्री प्रजनन अंग को। हालांकि ये आपने जब चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा था तो ये टॉपिक आपने वहां पर कवर अप किया था, जिसमें हमने समझा था कि जो स्त्री प्रजनन अंग होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका बाह्य जनन अंग और एक होता है आंतरिक जनन अंग, जिसमें हमें मुख्य रूप से जो पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है स्त्री के आंतरिक जनन अंग के बारे में पढ़ना होता है। बाह्य जनन अंग से हमसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हमसे क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं? तो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आंतरिक जनन अंगों से। जरा एक बार हम देख लेते हैं कि स्त्रियों के आंतरिक जनन अंगों में कौन कौन से अंग शामिल हैं। हालांकि हम पहले सम्मिलित रूप से इनके जननांगों को देखते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने जो डिस्कस किया था उसमें मुख्य रूप से हमने 3 अंगों की बात की थी जब हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा था। कौन कौन सा था? तो उसमें हमने बात किया था गर्भाशय का। दूसरा दूसरा था अंड या फिर डिंब वाहिनी नलिका, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, हमने इसको चर्चा किया था। और एक आपका था अंडाशय। ये 3 हमने मुख्य रूप से आंतरिक भागों में चर्चा किया था। लेकिन हम यहाँ पर कुछ और की बात कर लेते हैं कि जो स्त्री प्रजनन अंग होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंडाशय की। ये क्या होता है? ये मादा के प्राथमिक जनन अंग होते हैं। जैसे जैसे आपने पुरुषों के प्राथमिक जनन अंग या फिर मुख्य जनन अंग में बात किया था किसका? तो आपने बात किया था वृषण का। उसी तरह से जो महिलाओं का जनन अंग है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है वो होता है अंडाशय। ये मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है। दूसरा हम बात करें फैलोपियन ट्यूब की, तो ये फैलोपियन ट्यूब क्या है? इसी को ही हम अंडवाहिनी कहते हैं। तीसरा है आपका गर्भाशय। चौथा है आपका ग्रीवा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे
5वां नंबर डालिएगा, ये छठा है। 5वां है वजाइना, छठा है आपकी जनन ग्रंथियां। तो ये हमारी हैं मादा जनन अंग। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझेंगे, जहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक फिगर देख लीजिए, एक या दो फिगर जो भी हैं। ये है एक स्त्री का गर्भाशय, यानी कि जनन अंग जिसे हम बोलते हैं, गर्भाशय नहीं, हम इसे बोलते हैं जनन अंग। ये जनन अंग है एक स्त्री का। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? ये हो जाती है गर्भनलिका या गर्भाशय नली हो जाती है। ये क्या है? गर्भाशय है। ये 3 परतों से मिलकर बना होता है। जो स्त्री का गर्भाशय होता है, ये 3 परतों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं वो, कौन कौन से परत हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेरिटोनियम, दूसरा है मायोमेट्रियम, तीसरा है एंडोमेट्रियम। ये आपकी जो गर्भाशय होता है, ये गर्भाशय की संरचना होती है, यानी कि गर्भाशय इन्हीं 3 परतों से मिलकर बना होता है। शायद से आपको आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। ये प्रॉब्लम आपको 2-4 दिन तक झेलनी पड़ेगी, ठीक? उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीवा का आंतरिक ओएस। ये क्या है? ये आंतरिक ग्रीवा है। फिर ये आ जाता है ग्रीवा गुहा हो जाता है। फिर अगर हम बात करें, ये क्या है? ये ग्रीवा का बाह्य ओएस है। ये हो जाती है योनि। ये आपने देखा क्या? एक गर्भाशय का एक काट देखा। अब अगर हम एक फिगर और देखें, तो इसी में हम देखेंगे गर्भाशय। ये पूरा का पूरा गर्भाशय होता है। इसमें आपको तमाम चीजें दिख रही हैं। जरा हम उनके नामों पर भी नजर डाल लेते हैं, क्या है वो? तो सबसे पहले आप ऊपर से चलिए, तो ये है गर्भाशय नली होता है। इसे कहते हैं डिंबवाहिनी नली। ये होता है गोल संधि बंध होता है। ये गर्भाशय का गात्र कहलाता है। ये होता है ग्रीवा और ये होती है योनि। स्थमस ये है एम्पुला होता है। तुम्बिका है, ये है अंडाशय। हालांकि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा क्या नाम लिया जा रहा है क्या नहीं। अभी जब आप इसके बारे में आगे देखेंगे, सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये चीजें है क्यों, क्या कर रही हैं हमारे शरीर में। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमने देख लिया फिगर। अब अगर हम चर्चा करें किसकी, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यहाँ पर गर्भाशय की। ये जो यूट्रस होता है, हम यूट्रस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यूट्रस, अगर हम बात करें, ये जो एक स्त्री का यूट्रस होता है, यानी कि जो गर्भाशय होता है, यह नाशपाती के आकार का एक खोखला अंग होता है। गर्भाशय में कुछ भरा नहीं होता है। ये जो गर्भाशय होता है, ये एक खोखला होता है जो श्रोणि में व्यवस्थित होता है, व्यवस्थित रहता है। यह श्लेष्मिक कला और मांसपेशियों का बना होता है। यह ऊपर की ओर अंडवाहिनी नली से जुड़ा रहता है तथा नीचे की ओर ये योनि में खुलता है। इसके पीछे मलाशय तथा सामने मूत्राशय होता है। गर्भाशय का नीचे का सकरा भाग ग्रीवा कहलाता है। ग्रीवा क्या है? तो गर्भाशय का जो निचला सकरा भाग होता है, वही क्या कहलाता है? वही ग्रीवा कहलाता है। और ग्रीवा बाहर की ओर योनि से तथा भीतर की ओर गर्भाशय में खुलता है। ये क्या होता है? तो ये जो है बाहर की ओर योनि से तथा भीतर की ओर गर्भाशय में खुलता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी आगे बात करें, तो सामान्य तौर पर एक जो औसत गर्भाशय की लंबाई होती है वो 9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर और इसकी जो दीवारें हैं उनकी जो चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। एक गर्भाशय का वजन 40 से 50 ग्राम तक होता है। अगर हम बात करें गर्भाशय जो है, ये गर्भाशय एक
मांसल अंग होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान पूरे उदर गुहा में फैल जाता है और भ्रूण के विकास के लिए यही स्थान प्रदान करता है। जो भ्रूण होता है उसके विकास के लिए ये स्थान प्रदान करता है। पहली बात तो ये खोखला है। खोखला होने के साथ साथ ये ये एक मांसल भाग होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान उदर गुहा में फैल जाता है और भ्रूण के विकास के लिए उचित स्थान प्रदान करता है। गर्भाशय की पेशी को गर्भाशय पेशी कहते हैं और गर्भाशय के ऊपरी चौड़े भाग को फंडस कहते हैं। ठीक, गर्भाशय को जो ऊपरी चौड़ा भाग है उसे फंडस कहते हैं। फंडस के दोनों कोणों पर अंडवाहिनी नली खुलती है। क्या खुलती है? तो वो अंडवाहिनी नली खुलती है फंडस के दोनों किनारों पर और निषेचित जो डिंभ है उसका विकास गर्भाशय में होने लगता है। जब पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु मिलते हैं, निषेचित होते हैं, इनका संयोग होता है तो इसे ही निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद ये क्या होता है, यहाँ पर बच्चे का विकास होता है। जो रजोधर्म की प्रक्रिया है वो भी यहीं से होती है। मांसपेशियां, जो गर्भाशय की पेशियां हैं, ये प्रसव के समय संकुचित और प्रसारित होते हैं जिससे जो भ्रूण है, भ्रूण को योनि से बाहर आने में सहायता मिलता है। अब अगर हम बात करें गर्भाशय के संरचना की, या हम बात करें कि जो गर्भाशय है इसकी रचना कैसे हुई है। गर्भाशय की दीवार मांसपेशियों की बनी होती हैं। ये हमने पहले ही देखा। जो गर्भाशय है ये मांसपेशियों की बनी होती है। मांसपेशियां जो हैं, मांसपेशियों की 3 तह मिलकर गर्भाशय का निर्माण करते हैं। अब ये जो गर्भाशय है ये 3 तह से मिलकर बना होता है। अब ये तह हैं कौन कौन से? हालांकि आपने अभी जब पहला फिगर देखा था तो आपने वहां पर तीनों की चर्चा की थी। अब अगर हम फिर से बात करें तो पहला भाग जो है, गर्भाशय की दीवार का जो पहला भाग है उसे हम पेरीमेट्रियन के नाम से जानते हैं। पेरीमेट्रियन ये गर्भाशय का सबसे बाहरी दीवार होता है, सबसे बड़ा और बाहरी दीवार है। ये गर्भाशय में विभिन्न भागों पर असमान रूप से वितरित होता है। अग्रभाग में पेरिटोनियम फंड के ऊपर तक और गर्भाशय के बॉडी तक ये फैली होती हैं। पश्च से ये गर्भाशय की बॉडी गर्भाशय ग्रीवा और फंडस तक फैलती हैं। अगर हम बात करें दूसरा वाला जो है, नाम ध्यान रखिएगा, बाहरी अंत और मध्य परत के बारे में ध्यान रखिएगा, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें दूसरी परत या जो मध्य परत है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मायोमेट्रियन। अब ये क्या है? तो ये मध्य परत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये कौन सी परत है, ये मध्य परत है और ये सबसे मोटी होती है। ये आपकी आरेखित पेशियों का बना होता है। इन्हीं आरेखित पेशियों के साथ अवकाशीय ऊतक रक्त वाहिनियों तथा तंत्रिका सूत्र से मिले रहते हैं। अगर हम बात करें तीसरी की, जो कि सबसे आंतरिक परत है या सबसे भीतरी परत है, वो है एंडोमेट्रियन। ये गर्भाशय का सबसे भीतरी तह होता है और ये स्तंभाकार आच्छादक ऊतक का बना होता है। इसमें जो म्यूकस स्रावित करने वाली नलिकाएं होती हैं, ग्रंथियां होती हैं। ग्रीवा कैनास को ऊपर का भाग 2/3 म्यूकस मेम्ब्रेन से विस्तारित रहता है और नीचे का भाग 1/3 जो है वो क्या है, सल्क उपलिकाओं के द्वारा बनी होती है। ये आपने गर्भाशय की एक प्रकार से अगर बोले तो रचना को आपने देखा। अगर हम इसके आगे बात करें, ये आपने गर्भाशय की तीनों परतों के बारे में देखा। आपको याद क्या रखना है, इसमें जो गर्भाशय की बाह्य परत है वो क्या है? पेरीमेट्रियन। कैसी होती है? तो ये सबसे बड़ी होती है। उसके बाद मध्य परत क्या है? मायोमेट्रियन। ये क्या होती है? मध्य की परत और मोटी होती है। अगर हम तीसरी बात करें एंडोमेट्रियन की, तो ये गर्भाशय का सबसे आंतरिक भाग होता है जो कि
क्या होता है, सबसे भीतरी भाग होता है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। ये आपने देखा गर्भाशय के बारे में। अब थोड़ी-सी अगर हम चर्चा करें अंडवाहिनी के बारे में। अंडवाहिनी बोले, डिंबवाहिनी बोले, फैलोपियन ट्यूब बोले, सारी चीज़ें एक ही हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम थोड़ा-सा डिंबवाहिनी के बारे में बात करें, तो ये जो आपकी डिंबवाहिनी है, अंडवाहिनी नली संख्या में 2 होती है तथा गर्भाशय के ऊपर अंड ग्रंथि के दोनों ओर अवस्थित होती है। ये एक खोखली नली होती है जिसका एक सिरा जिसका एक सिरा गर्भाशय में खुलता है। ये तो आपने देखी स्थित परिस्थित इसके आकार की। लेकिन ये जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी नली है, इसके कुछ कार्य भी होंगे। तो अगर कार्य है तो वो कार्य करेगा। ज़रा हम एक बार इस पे भी नज़र डालते हैं कि ये कार्य कौन-कौन से करता है। जो अंडवाहिनी नली है, ये कौन से कार्य को करती है? सबसे पहले अगर हम इसके कार्य की बात करें, तो ये जो अंडवाहिनी नली है, अंडवाहिनी नली डिंब को अंड ग्रंथि से गर्भाशय में क्रमानुकुंचन तथा रोमिल गति द्वारा पहुंचाता है। अब देखिए ये क्रिया आपकी कहाँ हो रही है? अंडवाहिनी नली के द्वारा हो रही है। कर क्या रहा है? तो ये जो अंडवाहिनी नली है, ये डिंब को अंड ग्रंथि से गर्भाशय में क्रमानुकुंचन और रोमिल गति के द्वारा ले जा रहा है। अंड ग्रंथि में अंडाणु परिपक्व नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो अंडाणु होते हैं, ये कभी भी अंड ग्रंथि में परिपक्व नहीं होते हैं। अतः ये डिंब या फिर अंड को परिपक्व करने में सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है आपका, अंडवाहिनी नली की आंतरिक बनावट में रोमिकाएं पाई जाती हैं। ये जो अंडवाहिनी नली है, इसमें आप देखेंगे तो जो इसकी आंतरिक परत होती है, उसमें आपको जो आंतरिक बनावट है उसमें आपको रोमिकाएं देखने को मिलेंगी और रोमिका डिंब या फिर अंड को अंडवाहिनी में पहुंचाने में ये सहायता करता है। एक तो ये क्या कर रहा था, अंड को परिपक्व बनाने में सहायता कर रहा था। दूसरा ये डिंब को अंडवाहिनी में पहुंचाने में सहायता कर रहा है। अगला पॉइंट है, अंडवाहिनी की आंतरिक स्तर श्लेष्मा का श्रावण करती है और ये जो श्लेष्मा है, ये अंडाणु तथा शुक्राणु की गति के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक। अगला पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो क्या है, अगला है कि सामान्य तौर पर अंडाणु का निषेचन अंडवाहिनी नली में होता है तथा यहाँ से निषेचित अंडाणु गर्भाशय की ओर जाता है तथा गर्भाशय में ये विस्थापित होता है। इसी निषेचित अंडाणु को गर्भाशय में विस्थापन की जो क्रिया है वो सगर्भता कहलाती है, यानी कि प्रेगनेंसी कहलाती है। और आप सब जानते हैं कि जो ये सगर्भता है यानी कि जो प्रेगनेंसी है, ये 37 सप्ताह तक मानी जाती है, यानी कि 37 सप्ताह होनी चाहिए या फिर ये लगभग 280 दिन होनी चाहिए। जो एक विकसित भ्रूण होता है, जितने दिन में बच्चा या भ्रूण जो होता है वो विकसित हो जाता है। अगर हम चंद्रमास की बात करें तो ये 10 चंद्रमास लेता है। लेकिन अगर किसी कारणवश जो ये निषेचित डिंब है, ये गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता है, तो इसे हम अस्थायी गर्भाधान कहते हैं या अस्थायी गर्भाधान हो जाता है। इसमें जो निषेचित डिंब है वो गर्भाशय की ओर नहीं बढ़ पाता है और अंडवाहिनी में ही रुक जाता है। ऐसा गर्भाधान खतरनाक और कभी-कभी तो ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि 8 से 10 सप्ताह के भीतर अंडवाहिनी नली के फट जाने की संभावना होती है। तो ऐसे में गर्भपात कराना आवश्यक हो जाता है, एबॉर्शन की ज़रूरत पड़ती है। आपने जब एबॉर्शन पढ़ा था तो वो देखा था आपने, कई प्रकार का होता है। अब ये आपने क्या देखा? ये आपने समझा किसके बारे में, अंडवाहिनी के और उसके कार्यों को समझा। अब अगर हम थोड़ी सी चर्चा आगे करें तो हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। जैसे जैसे ये अंडाणु की बात करें, अंडाणु जो है ये मादाओं में प्राथमिक जनन है।
अंग है, ये हम सभी जानते हैं। इसमें अंडाशयी पुटिकाएँ पाई जाती हैं, जिससे परिपक्व अंडाणु का विकास होता है और यह परिपक्व अंडाणु मासिक धर्म चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा अंडवाहिनी यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब नलिकाओं में पहुंचता है। ये क्या करता है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट जो अंडाणु मादाओं में प्रजनन अंग होता है। इसमें जो पुटिकाएँ पाई जाती हैं, इसी से जो अंडाणु है वो परिपक्व होता है, परिपक्व अंडाणु का विकास होता है और ये जो परिपक्व अंडाणु है ये मासिक धर्म चक्र के 14वें दिन अंडोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा अंडवाहिनी नलिकाओं में पहुंचता है। यहाँ अंडाणु 48 से 72 घंटे तक अपनी जनन क्षमता को बनाए रखता है। अगर हम बात करें जब ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, जो अंडा है जब ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है तो ये अंडाणु 48 से 72 घंटे तक जो इसकी जनन क्षमता है उसको बनाए रखता है। यानी कि अगर इस दौरान उसको शुक्राणु को निषेचित कर देता है तो एक युग्मनज का निर्माण होता है। अगर ये जो अंडाणु आया है ये बिल्कुल परिपक्व हो चुका है, ऐसे स्थिति में ऐसी स्थिति में अगर कोई भी शुक्राणु उसे निषेचित करता है तो वो भ्रूण जो है वो मतलब क्या होगा, अगर उसे कोई निषेचित कर देता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। आपको पता है युग्मनज क्या है? वही जाइगोट। जाइगोट कब बनता है? जब जब पुरुष के शुक्राणु स्त्री के अंडाणु को भेदते हैं या उनका जो संयोग होता है वही युग्मनज कहलाता है। जब पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के जो अंडाणु हैं वो मिलते हैं तो निषेचित होते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, जिसमें निषेचन के 5वें 6ठे दिन तक भ्रूण गर्भाशय के दीवार से जुड़ जाता है, जिसे आरोपण कहते हैं। पहले तो ये तैरता रहता है, उसके बाद जब ये निषेचन के 5वें 6ठे दिन जो भ्रूण होता है ये गर्भाशय के दीवार से जाकर चिपक जाता है। आपको पता होगा कि पहले प्लेसेंटा एक स्त्री के गर्भाशय में नहीं होता है। क्या अभी तक आपने इतना पढ़ा, यानी कि आपने इतने अंगों के बारे में पढ़ा, समझा, जाना, क्या आपने कहीं पर प्लेसेंटा का नाम सुना? नहीं। क्यों? क्योंकि ये गर्भावस्था के दौरान ही शरीर में उत्पन्न होते हैं और यानी कि प्रसव के बाद ये बाहर निकल जाते हैं। जब प्रसव में प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है तभी तो वो पूर्ण प्रसव कहलाता है। अगर प्लेसेंटा शरीर में ही रह जाता है, माँ के गर्भ में ही रह जाता है तो वो अपूर्ण प्रसव कहलाता है। तो ये जो भ्रूण जाकर गर्भाशय की दीवार में चिपक रहा है ये प्रक्रिया क्या कहलाई? ये प्रक्रिया आपकी कहलाई आरोपण की। ठीक, ये तो हमने बात की कि जब इस अंडाणु को जब शुक्राणु मिल जाता है तब क्या होता है। अब अगर जब ये निषेचन नहीं हो पाता है, यानी कि उस अंडाणु को शुक्राणु नहीं मिलता है तो क्या होता है? निषेचन ना होने पर अंडाणु अपनी जनन क्षमता खो देते हैं तथा गर्भाशय की एंडोमेट्रियन नष्ट होकर अगले मासिक चक्र के समय रक्तस्राव के कारण नष्ट अंडाणु भी शरीर से बाहर हो जाते हैं। यानी कि जब इसे 14वें दिन ये आता है, आने के बाद इसे कोई भी शुक्राणु नहीं मिलता है तो ये अपनी जो जनन क्षमता है, जो इसकी जनन क्षमता है ये उसको खो देता है और जो अगला मासिक चक्र आता है उसमें ये बाहर निकल जाता है। ठीक, तो ये आपने देखा कि किस तरह से एक जो परिपक्व अंडाणु है वो आता है, गर्भित होता है, यानी कि शुक्राणु उसको भेदता है तो वो जाके गर्भाशय में चिपक जाता है और भ्रूण का निर्माण होने लगता है। लेकिन जब नहीं मिल पाता है तो जब इसको शुक्राणु नहीं मिल पाता है तो ये क्या होता है, मासिक चक्र के साथ नष्ट होकर निकल जाता है। ध्यान रखिएगा, जब किसी बालिका को या किसी भी बालिका ही कहेंगे, उसको जब मासिक धर्म पहली बार आता है तो उसको मेनार्की कहते हैं। जब अंतिम बार आता है तो उसको मेनोपॉज कहते हैं, मोनोपॉज कहते हैं।
यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पर नोट डाउन नहीं किया है, हालाँकि हम क्वेश्चन के माध्यम से ज़रूर 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर रखेंगे कि जो मासिक चक्र होता है ये स्टार्ट कब होता है? तो ये पहला मासिक चक्र या मासिक धर्म रजो धर्म कब स्टार्ट होता है? तो ये स्टार्ट होता है 11 से 12 वर्ष की अवस्था में और ये अंतिम कब होता है? तो 45 से लेकर 50 वर्ष की आयु तक ये समाप्त हो जाता है। ठीक? आगे क्या है? यहाँ से यही 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा। जैसे एक मासिक चक्र कितने दिन का होता है? तो 28 से 30 दिन का होता है। पहली बार जब मासिक चक्र आता है, मासिक धर्म आता है, उसे कहते हैं मेनार्की। अगर आखिरी बार आता है तो उसे कहते हैं मेनोपॉज़। और और क्या? और इसमें यही 2-3 पॉइंट थे। जैसे आपने देखा कि कब स्टार्ट होता है, तो 11 से 12 वर्ष की अवस्था में। इसका अंतिम कब होता है? तो 45 से 50 वर्ष की अवस्था में ये मोनोपॉज़ होता है। ठीक? ये इतने पॉइंट थे, अगर आपको ध्यान रखना है तो ध्यान रखिए। वैसे हालाँकि आपको पता है, मुझे पता है कि ये जो मासिक चक्र है या जिसे हम कहते हैं इसे और क्या नाम से जानते हैं? जैसे ऋतुस्राव भी इसी को कहते हैं, माहवारी भी इसी को कहते हैं, मासिक धर्म भी इसी को कहते हैं, रजो धर्म भी इसी को कहते हैं, आर्तव भी इसी को कहते हैं। तो इसके तमाम नाम हैं, नाम थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अब आगे अगर हम चर्चा करें, आगे हम क्या चर्चा करेंगे? आगे है ये कि गर्भाशय पेशियाँ से निर्मित संरचना होती है, जहाँ पर गर्भाधान के दौरान शिशु 9 माह तक विकसित होता है। जैसा कि आपने अभी देखा कि जो बच्चा होता है वो छठे दिन जाकर आरोपित होता है। जब ये आरोपित होता है तो ये 9 माह तक गर्भाशय में रहता है। गर्भाशय का दूरस्थ सिरा ग्रीवा से जुड़ा होता है, जो आगे चलकर मादा बाह्य जनन अंग से जुड़ा रहता है। इसी मार्ग के द्वारा जो शिशु होता है, जो भ्रूण होता है, वो सामान्य रूप से जन्म लेता है। जो एक सामान्य जन्म होता है वो कहाँ से होता है? इसी के द्वारा होता है। यौन की दीवार में बार्थोलिन ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जो कि मैथुन के समय योनि को चिकना बनाए रखने का कार्य करती हैं। ठीक? अब अब अगर हम इसके आगे बात करें तो मादाओं में कुछ हार्मोन पाए जाते हैं। हम उन हार्मोनों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो सबसे पहला हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। अब ये करता क्या है? हालाँकि हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, जो हमें समझना है, जो पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, हमने उन्हें नोट डाउन कर रखा है। अब अगर हम बात करें, जो सबसे पहले हार्मोन की बात करने वाले हैं, वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ये करता क्या है? तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इसका स्रावण कार्पस लुटियम से स्रावित होता है, जो कि जो गर्भावस्था है उसको बनाए रखता है। यानी कि ये गर्भ को रोक कर रखता है, गर्भपात होने से बचाता है। यही प्रसव के दौरान योनि द्वार या फिर अन्य जनन अंगों को फैलाने का कार्य करता है, जिससे जो शिशु होता है वो बाहर आसानी से आ जाता है, गर्भाशय को पतला मुलायम चिकना रखता है, साथ ही साथ जिससे जो निषेचित अंडाणु है वो आसानी से बाहर पहुंचकर विस्थापित हो सके। अगला जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये अंडाशय पुटिकाओं से स्रावित होता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये हार्मोन का स्रावण ग्राफियन पुटिका के द्वारा होता है, इसीलिए ये साथ ही साथ मासिक चक्र का भी ये नियंत्रण करता है, नियमन करता है। और ये हार्मोन निरंतर क्या होता है? ये हार्मोन निरंतर ही स्ट्रोमा के इंटरस्टिशियल जो कोशिका है और ग्राफियन पुटिका है यहाँ से निकलता है, रक्त परिसंचरण के दौरान रक्त में डाल दिया जाता है। और ये हार्मोन स्त्री जो जननेंद्र है यानी कि जो सेक्स ऑर्गन है वो सेक्स ऑर्गन के विकास में सहायता करता है। साथ ही साथ जो लड़कियां हैं, बालिकाएं हैं, लड़कियों को यौनारंभ की ओर ले जाता है। ये स्त्रियों में स्तन का विकास करता है, उनके जननांगों पर बालों का विकास करता है।
ये कहने का मतलब कि ये स्त्रियों को प्यूबर्टी की तरफ ले जाता है। अगला जो तीसरा हार्मोन है तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन हार्मोन। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या है? ये जन्म के लिए प्यूबिक सिम्फाइसिस को फैलाता है ताकि जो शिशु है उसका जन्म आसानी से हो सके, किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। ठीक, ये आपने समझा स्त्री जनन अंग के बारे में। हमने आपको पहले ही बताया, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा खुद को बचा कर रखिएगा। तो ये थोड़ी बहुत समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन हम अपनी क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे। जो भी हमें 1-2 पॉइंट और बच रहे हैं, हम उसको कल की क्लास में चर्चा कर लेंगे, यानी कि जब हम कल प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि अभी अब कुछ दिन तक आपकी क्लासेस छोटी होंगी। अदरवाइज़ अगर हम लंबी क्लास लेंगे तो हमें अपनी क्लास को ऑफ करना पड़ेगा। हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी-सी दिक्कत कर रही हो, तो प्लीज़ थोड़ा-सा कोऑपरेट कीजिएगा आप। अगर आपने देखा अभी ऋतुस्राव सुना, ऋतुस्राव से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये प्रति माह कितने दिन की अवधि का होता है? तो 28 से 30 दिन होता है। ये लगभग कितने दिन चलता है? तो 4 से 5 दिन चलता है। स्टार्ट कब होता है? 12 से 13 वर्ष में या 11 से 12 जैसा ऑप्शन होता है। तो 12 से 14 होता है। साथ ही साथ जब पहली बार आता है मेनार्की कहलाता है। अंतिम बार 48 से 50 की उम्र में आता है और इसे तब हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज़ के नाम से जानते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको समझना था। आई होप कि आपको स्त्री प्रजनन अंग समझ में आया होगा। ये आज हमारी फिजियोलॉजी की लास्ट क्लास थी। कल की क्लास में जो हमने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है, हम उसी से रिलेटेड कल क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन की संख्या आपकी कम होगी, टाइमिंग भी आपकी कम होगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी 3 बजे आकर अपनी क्लास ले लिया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब ने इम्प्रेशन भेजना बंद कर दिया है। पता नहीं नोटिफिकेशन भी जा रहा है आप तक कि नहीं जा रहा है, ये भी नहीं पता है। तो आप इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझिए, 3 बजे आकर अपनी अटेंडेंस लगा दिया कीजिए एक बार। जब आप क्लास को देख लेंगे तो यूट्यूब भी इसको प्रमोट करता है, मतलब कि और लोगों के पास भेजता है। जब इसे कोई नहीं देखता है थोड़ी देर, तो ये भी नहीं भेजता है। तो अगर इतनी मेहनत की जा रही है, इतनी तकलीफ़ में भी आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप सभी 3 बजे आकर एक बार अपनी अटेंडेंस 3 बजे आकर आप अपनी अटेंडेंस एक बार ज़रूर लगाया कीजिए। चलिए आज के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप में से जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर रात 9 बजे क्विज़ होती है, तो आप उसे सॉल्व करके अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको लिंक मिल जाएगा कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में। जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए फटाफट ज्वाइन करके आइए। चलिए फिर खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।